हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस आस्क्ड इन असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू। देखो गाइस, अगर आपने एक बार यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो ऐसे में आपको इंटरव्यू में अपियर होना ही पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट पोस्ट हो या फिर प्राइवेट पोस्ट हो। जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे इंटरव्यू तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। 100% कन्फर्म बात है ये। तो ऐसे में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, किस तरीके से आप उनका आंसर करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताने वाला हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया है, मैंने आईपी यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है वहाँ पर इंटरव्यू दिया है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर 3 साल इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ भी है। इसके अलावा गाइज मैंने काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस के इंटरव्यू दिए हैं। इसके अलावा मैंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू फेस किया हुआ है। तो मैंने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इंटरव्यू दिए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस का बिल्कुल निचोड़ देने वाला हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर कैसे करना है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। बीच में स्किप नहीं करना, आपको वीडियो स्किप करोगे फिर प्रॉब्लम होगी। मैं सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा बल्कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, किस तरीके से मैंने इन चीज़ों को हैंडल किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। सो मेक श्योर अभी तक आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस देखिए, 3 तरह की पोस्ट होती है प्रोफेसर की। स्टार्टिंग पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें आप नेट प्लस पीजी जो होते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर एलिजिबल होते हैं। फिर एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर में आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, कंपलसरी होता है एक्सपीरियंस, प्लस आपके पास रिसर्च पेपर होने भी कंपलसरी होते हैं। इनफैक्ट पीएचडी होनी भी कंपलसरी होती है। बस असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐसी पोस्ट होती है, स्टार्टिंग की पोस्ट, जहाँ पर आपको विदाउट एक्सपीरियंस आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू पे जा सकते हो और अपनी जो पोस्ट है वो सिक्योर कर सकते हो। अब इसके अलावा गाइस देखो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं इंडिया में। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेजेस भी होते हैं, जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, है ना, एमपीपीएससी हो गया, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरीके से उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस, इस तरह की बहुत सारे अलग अलग स्टेट में वैकेंसीज आती हैं। वहाँ पर भी आप इस तरह के जो इंटरव्यू है वहाँ पे भी आपको फेस करने पड़ेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको इंटरव्यू में ही देना पड़ेगा। इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये गाइस देखो, आपका एक बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गया तब आपको घर नहीं बैठना, आपको अप्लाई करना है। 10 जगह अप्लाई करो, 10 नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा आपको 100 जगह अप्लाई करना है, तब जाके एक जगह आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो आपको अप्लाई करना है, ये आपके हाथ में है। अप्लाई नहीं करोगे तो जॉब नहीं लगने वाली, अप्लाई करोगे तो ही जॉब लगेगी। तो एक बार आपका रिजल्ट आ जाए उसके बाद अप्लाई करना चालू कर दो। जितना अप्लाई कर सकते हो उतना अप्लाई करो। इससे पहले मैं क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करूँ। क्वेश्चन आंसर की मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है यहाँ पर नीचे। तो उससे पहले मैं आपके साथ कुछ थंब रूल डिस्कस कर लूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, और कुछ हैक्स भी हैं। देखो गाइस, कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो उन सभी से आप आगे निकल जाओगे जो आपके साथ इंटरव्यू देने जा रहे होंगे। काफ़ी सारे कैंडिडेट आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आप उनसे डेफिनेटली काफ़ी आगे निकल जाओगे और आपकी सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हो। सबसे पहली चीज़, मेक योर सेल्फ प्रेजेंटेबल। आपको अच्छा दिखना है। अब अच्छा दिखने का मतलब ये नहीं कि छपरी बन के चले जाओ या एकदम काला चश्मा पहन के चले जाओ, काला चश्मा जचता है, काले मुखड़े दूँ, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी। आपको प्रेजेंटेबल बनना है, मतलब आपको लगना चाहिए दिखने में कि आप एक टीचर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू के लिए आए हो। चाहे बॉय हो आप या गर्ल हो, किसी भी जेंडर से हो आप, आपको प्रेजेंटेबल लगना है। अगर एक गर्ल हो तो आप साड़ी वेयर कर सकते हो, साड़ी नहीं पहनते तो आप अदर जो प्रेजेंटेबल कपड़े होते हैं आप उनको पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीन्स पहन के मत जाना, सिंपल कुर्ता पजामा पहन सकते हो, सूट सलवार पहन सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली साड़ी पहन सकते हो। बॉयज़ हो तो आप टाई कोट लगाइए, डालिए, अच्छी बात है। और प्रेजेंटेबल दिखना बहुत अच्छी बात है, पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो इसलिए आपको प्रेजेंटेबल बनना बहुत जरूरी है। अगर गर्मी का मौसम है तो ऐसे में आप कोट ना डाल करके, ब्लेजर ना डाल के, आप सिंपल पैंट शर्ट पहन सकते हो, पैंट और शर्ट और एक टाई लगा सकते हो। तो आप, अगर गर्मी का मौसम है तो आप इस तरीके से वेयर करके जा सकते हो। तो जितना अच्छा प्रेजेंटेबल बनाओगे उतने ही अच्छे चांसेस होंगे पहला इंप्रेशन अच्छा पड़ने की। सेकंड होगा आपका वियर कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस अपने फेस पे रखना है, बॉडी लैंग्वेज पे रखना है। देखो आपके अंदर क्या चल रहा है, आप अपने अंदर माइंड में आप कितना घबराए हुए हो ये दिखाने की जरूरत नहीं है। हर इंसान, हर एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जो इंटरव्यू देने जाता है, मैं कहता हूँ 100% लोग घबराए हुए होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 99% नहीं, 100% लोग घबराए हुए होते हैं। कुछ लोग दिखता है उनके फेस घबराए हुए हैं, कुछ लोगों के फेस पे दिखता नहीं है। तो आपको कौन बनना है, आपको कौन स्टूडेंट, कौन से कैंडिडेट बनना है जिसके फेस पे नहीं दिख रहा है कि आप घबराए हुए हो। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको अपने फेस को थोड़ा सा स्माइली फेस रखना है। हल्का से स्माइल करते रहो, बहुत ज़्यादा स्माइल करना भी बेकार है, हल्का से स्माइल करते रहो। और बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल रखनी है। आप थोड़ा सा सीना बाहर निकाल के एकदम सीधे
होके बैठना है इंटरव्यू में। ये नहीं एकदम ऐसे झुक के बैठे हुए हो, लग रहा है कि पहले से ही आप हार मान के आए हो, बाहर से आपको लग रहा है कि आप ये मान चुके हो कि आपका नहीं होने वाला, तो इस तरीके से दिखोगे तो आपका 100% नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपके अंदर क्या चल रहा है उसको बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है, फेस पे जो आप दिखाओगे उसी से पता चलेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। तो बस आपको चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखनी है, सीधा होकर बैठना है, इससे आपका पता चलेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। भले ही अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आपको दिखाना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हैक है, आपको अपनाना है इसको। नेक्स्ट आपका प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू में जाने से पहले आपको लगता है कि ठीक है मैं दे दूंगा कोई बात नहीं, बट नहीं होने वाला। आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा अपने आप को। इसके लिए आप मेरे टेक्निक यूज कर सकते हो। शीशे के सामने बैठो और अपने आप से बातें करो, अपने से खुद से क्वेश्चन करो, खुद से आंसर करो, और फिर देखो आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या आप फ्लुएंटली बोल पा रहे हो, क्या आप चीजें एक्सप्लेन कर पा रहे हो। इस तरीके से आपको करना है मिरर के सामने बैठ के। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ क्या, लेकिन नहीं, यही टेक्निक आपको जिताएगी। ठीक है, तो एक ऐसी चीज जो कि बाकी स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं और आप कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप सभी से एक कदम आगे चल रहे हो। तो वो वाला काम करना है आपको, सभी से कदम आगे रहना है, क्योंकि यहाँ पे जंग है, एक रेस लगी हुई है। वैकेंसी एक होती है, आते हैं 100 लोग इंटरव्यू देने के लिए, तो उसमें आपको 99 तो रिजेक्ट ही होने हैं ना, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि बाकी 99 नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो वाला काम करना है आपको। आपको मिरर टेक्निक यूज करनी है, शीशा शीशा ले लो, उसके सामने बैठ जाओ और अपने आप से बातें करो, अपने आप खुद क्वेश्चन करो, खुद आंसर करो। मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस भी करके जाना है आपको। मैं आप आज की इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी करवाने वाला हूँ। इसके अलावा गाइस देखिए, रिवाइज करने हैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर सब्जेक्ट ऑन वन नाइट बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू से एक रात पहले, एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको रिवाइज करने हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपको लगता है कि क्वेश्चन बन सकते हैं। वो आपका सब्जेक्ट के हो सकते हैं, अब मुझे नहीं पता, सभी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है मुझे। मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उनको रिवाइज करिए। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आता है, मुझे पता है, लेकिन आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन करके जाओगे उतने हाई चांसेस होंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। अब इससे पहले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आऊँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने पीएचडी के लिए भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि पीएचडी इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को भी आप गो थ्रू कर सकते हो अगर आप पीएचडी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर फ्यूचर में जाने का प्लान करोगे, तो इस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा मैंने रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना होता है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो इन दोनों वीडियोज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो मेक श्योर आप इन वीडियोज को जरूर देखें एग्जाम इंटरव्यू में जाने से पहले, पीएचडी इंटरव्यू में जाने से पहले। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं आपके एग्जाम, आपके इंटरव्यू में। तो ऐसे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 99% चांस है कि पूछा ही जाएगा, 99 क्या 100% चांस है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो यहाँ पे आपको ब्रीफली बताना है, ये नहीं कि मेरे दादाजी, नाना जी, चाचा जी क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये इतनी कहानी नहीं सुनानी। आपको डायरेक्टली अपने बारे में बताना है, दैट माई नेम इज दिस, अपना नाम बताइए। एंड माई स्कूलिंग, जो भी जहाँ से भी आपने स्कूलिंग करी है, आप उसको उसका आंसर करना है। सीबीएसई बोर्ड से किया है, फिर या फिर किसी अच्छे स्कूल से किया है, आपको उसका नेम बताना है। देन थर्ड आपको बताना है आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बारे में, कि आपने कहाँ से करी है। देन उसके बाद आपको नेट या जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है, तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हो कि मैंने इस ईयर इस वाले सेशन में अपना एग्जाम जो है क्वालिफाई किया हुआ है। बस इतना ही बताना है, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। या आप ज्यादा से ज्यादा इसमें ये ऐड कर सकते हो कि आप कहाँ रहते हो, आई मीन आप कौन सी सिटी में रहते हो, बस इतना बता सकते हो। इससे ज्यादा मत बताओ अपने बारे में, नहीं तो फिर वो ज्यादा लंबा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर आपको पता है कि इंटरव्यू में जल्दी जल्दी इंटरव्यू खत्म किए जाते हैं, 10 से 15 मिनट 20 मिनट इंटरव्यू चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता है। और डिपेंड करता है, कई बार ज्यादा आधा आधे घंटा तक इंटरव्यू चल जाता है, बट डिपेंड करता है कि आपको, आप देखो स्पेसिफिक रहो। आप ज्यादा ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है ना, अगर आपका काम हो जाए थोड़े में तो उतना ही रहने दो। आप लंबा फैलोगे तो वो भी आपके साथ लंबा फैलेंगे, आप भी शॉर्ट रहो तो वो भी शॉर्ट रहेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट में आंसर करना है। ये नहीं कि पूरी कहानी लिखने बैठ जाओ, पूरा ऐसे नहीं लिखना आपको 20 नंबर का, आपको स्पेसिफिक आंसर करना है बस। इसके अलावा सॉरी गाइज, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, तो कोई बात नहीं। एनीवे, सो सेकंड क्वेश्चन जो हो सकता है, विच सब्जेक्ट यू वांट टू टीच योर मेजर सब्जेक्ट इन पीजी। ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, पूछा जाएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो। क्योंकि अगर सपोज करो अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता, अगर आपने एमकॉम किया हुआ है तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो। जैसे अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, इनकम टैक्स हो गया। तो ये कुछ मेन सब्जेक्ट है जहां से आप जो आपसे पूछे जाएंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो। तो आप बता सकते हो कि मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में कंफर्टेबल हूँ, या फिर अकाउंट्स एंड फाइनेंस में कंफर्टेबल हूँ। तो या फिर आपका जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी सब्जेक्ट में आपका मेजर था पीजी में, मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमकॉम अगर आपने कर रखी है फाइनेंस में, तो फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। अगर आपने एमकॉम कर रखी है मार्केटिंग में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत सारे इंटरव्यू में मिलने वाले हैं। तो ये याद रखिए
कि या तो आपके मेजर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत सारे, या फिर जिस सब्जेक्ट को आप चूज करेंगे पढ़ाने के लिए आपसे पूछा जाएगा कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो, then उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ गया? इसके अलावा गाइज आपसे भी पूछा जा सकता है कि अगर आपने पीजी के बाद गैप किया है तो आप क्या कर रहे थे जब से। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 2016 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद से आपने पीएचडी भी नहीं करी और आज आप इंटरव्यू देने आगे 2024-2025 में, तो ऐसे में आपसे पूछा जाएगा कि तब से आप क्या कर रहे थे, किन एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व थे। तो अगर आपको लगता है, देखो सेफ तरीका यही बचने का है इस क्वेश्चन से कि आप ये बता दो कि मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा था। सिंपल सा तरीका है, कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा था, ठीक है। या फिर अगर आपको सच बोलना है तो आप सच बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए ये मत बोलना कि मैं खाली बैठा हुआ था घर पे, ये सबसे खराब इंप्रेशन पड़ेगा। आप बोल सकते हो कि मैं कोई प्राइवेट जॉब कर रहा था, और या फिर आप किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे थे तो बता मेंशन कर सकते हो कि मैं ये काम कर रहा था। बट अगर क्योंकि ये एकेडमिक फील्ड का इंटरव्यू है, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है, तो आप ये बोल सकते हो मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा था, या आप बोल सकते हो मैंने घर के ही नीचे अपना कोचिंग सेंटर खोला हुआ था, वहां पे मैं टीचिंग कर रहा था। तो मतलब कहने का ये कि अगर आप एकेडमिक फील्ड से रिलेटेड अगर आप आंसर करते हो कि मैं एकेडमिक फील्ड में ही था, तो एक बेटर इंप्रेशन पड़ेगा, एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा। तो आप ये चीज मेंशन कर सकते हो कि मैं मतलब कोचिंग सेंटर वगैरह में जो है टीचिंग कर रहा था, ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा व्हाई डिड यू चूज योर मेजर, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि आपने एमकॉम जो है वो फाइनेंस में ही क्यों करी है या मार्केटिंग में ही क्यों करी है। तो उसका आप आंसर कर सकते हो कि मुझे सब्जेक्ट पसंद था, इस वजह से मुझे मतलब मुझे ये सब्जेक्ट एक तरीके से फेवरेट था, तो मैं इसको पढ़ता था, इसलिए मैंने इसमें मेजर किया है। इसके अलावा गाइज क्वेश्चन हो सकता है कि आप पीएचडी कब कर रहे हो। अगर ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हो, दो तरीके की चीजें होंगी यहाँ पर। अगर आप ऑलरेडी पीएचडी में इनरोल्ड हो तो आपसे फिर पूछा जाएगा कि आप किस टॉपिक पे पीएचडी कर रहे हो, आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं वहां से। अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हो अभी तो पूछा जाएगा 100% पूछा जाएगा कि क्या आप पीएचडी करना चाहते हो या फ्यूचर में प्लान है पीएचडी करने का, या आप रिसर्च पेपर आपने अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो क्या आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो फ्यूचर में, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने इस टॉपिक पे क्यों लिखा, या इसका कंक्लूजन क्या निकला, आपने क्या रिजल्ट निकाला। अगर आपने रिसर्च पेपर नहीं लिखा अभी तक तो आप बोल देना कि मैं लिखने का प्लान कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा रिसर्च पेपर, या आप पीएचडी का करने का प्लान कर रहा हूँ, मैं करूंगा 100% फ्यूचर में पीएचडी भी करूंगा। तो आप इस तरीके से आंसर करना, ये मत बोलना गलती से भी कि मैं पीएचडी नहीं करूंगा फ्यूचर में, ये आपको आंसर नहीं करना है। ना ही ये मत बोलना कि मैं रिसर्च पेपर नहीं लिखूंगा, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, ये मत कर देना, नहीं तो बाहर हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे। एकेडमिक फील्ड में रहना है, पढ़ाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो दोनों काम आपको करने ही पड़ेंगे। तो इस तरीके से आंसर करिए ताकि आप बच जाओ। और अगर आपने ऑलरेडी पीएचडी कर रखा है या रिसर्च पेपर लिखा हुआ है तो इसको एक बार गो थ्रू करके जाना कि आपने किस टॉपिक पे किया था, उसका कंक्लूजन क्या निकला था, ताकि अगर क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर इजीली कर पाए। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो कि बहुत ही ज्यादा बार मुझसे भी पूछा गया है, मैंने बाकी कैंडिडेट से भी पूछा, उनसे भी पूछा गया था कि कोई इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स जो कि करंट में चल रही है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, अगर आपने एमकॉम किया हुआ है, कॉमर्स की फील्ड से आप बिलोंग करते हो, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है मार्केट में, या सेंसेक्स जो है आज कितना सेंसेक्स चल रहा है, या डॉलर का जो रेट है वो रुपीज में कितना चल रहा है। इस तरह की जो अभी करंट में जो चल रही चीजें उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई जो है वो कितना चल रहा है इंडिया में। तो जो भी इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग्स है उनको भी आपको पढ़ के जाना है, इसको मिस मत करना। 90% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मैंने जहां जहां भी इंटरव्यू दिया है हर जगह क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे करंट इंपॉर्टेंट हैपनिंग से। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये चीज जरूर पढ़ के जाएं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस हो, अगर आपने एमए पॉल साइंस कर रखा है तो आप पढ़ के जाइए कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति के क्षेत्र में क्या चल रहा है, कौन है प्राइम मिनिस्टर, है ना, होम मिनिस्टर कौन है, या ये प्राइम मिनिस्टर के चुनाव कैसे होते हैं। इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग्स हैं, श्रीलंका में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो जो भी करंट इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हो रही है आसी पड़ोसी देशों में, उनको भी आप पढ़ सकते हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको किस तरह की चीजें आप कर सकते हो इंटरव्यू में जाने से पहले। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाएंगे, जहां पे आपसे पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ। देखो गाइज, इंटरव्यू पैनल में 5 या 6 लोग आगे बैठे होंगे, आप यहाँ बैठे होंगे और आप आंसर कर रहे होंगे। तो अब जो आपके इस 5 पैनल में मिनिमम 1 से 2 लोग आपको आपके फील्ड के मिलेंगे। जैसे मैं बात करूं एमकॉम का, अगर मैंने किया हुआ है और कॉमर्स का आज इंटरव्यू है, तो कॉमर्स के मिनिमम आपको 2 फैकल्टी वहां मिलेंगे ही मिलेंगे जो कॉमर्स की फील्ड में पढ़ा रहे होंगे ऑलरेडी।
तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कॉमर्स से रिलेटेड। बाकी जो अदर इसमें कुछ एचआर हो सकते हैं, कोई डायरेक्टर हो सकता है, कोई प्रिंसिपल हो सकता है, लेकिन 2-3 फैकल्टी आपको आपके सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं, वो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब फिर आपको प्रिपेयर, जैसे मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, तो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको पढ़ के जाऊंगा मैं, पहले ही पढ़ के जाना है, ताकि अगर आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर इजीली कर पाए। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज ये कि सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, तो जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, और एक्सप्लेन करते समय कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आ गया, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने ये बोला कि फिक्स डिपॉजिट जब हम बैंक में कराते हैं तो उसकी आज की वैल्यू जो है वो अलग होती है, 5 साल बाद की जो वैल्यू वो अलग होती है, और इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता नहीं होता, इस तरीके से मैं आंसर कर रहा था। तो उन्होंने बीच में ये देख लिया कि मैं एफडी को मेंशन कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताओ एट प्रेजेंट बैंक रेट या रेपो रेट क्या चल रहा है, या एफडी का क्या रेट चल रहा है, किसी पर्टिकुलर बैंक का पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन से रिलेटेड आपका जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया, जो भी आपने उसका आंसर किया है, उससे रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बहुत हाई चांसेस होते हैं, और ऐसा ही मैंने कई इंटरव्यू में देखा है कि जो भी आप आंसर कर रहे होते हो उसी से रिलेटेड वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने लग जाते हैं। तो कोशिश करना कि आप उनको अपने जाल में फंसा के रखो, ना कि अपने लिए उनको जाल फंसाने दो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप आंसर उस तरीके से करिए कि जो भी आप आंसर करने वाले हो उसके अंदर जो भी चीजें आपने मेंशन करी है उनके बारे में आपको पता हो, क्योंकि हो सकता है कि सेकंड क्वेश्चन आपके उसी आंसर में ही छुपा हुआ हो, उसी आंसर में से ही सेकंड क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जाए कि आप बताइए इसके बारे में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कहने का मतलब है कि एक चेन बन जाती है जहां पे आप वो एक क्वेश्चन करेंगे, आपने जो भी आंसर किया उसी आंसर से दूसरा क्वेश्चन उठाया गया, फिर आपने जो आंसर किया उसी आंसर से तीसरा क्वेश्चन उठाया गया। इस तरह की चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। अदरवाइज आपसे हो सकता है कि अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट विच यू चूज फॉर टीचिंग, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, 2 4 5 10 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अच्छा, एक चीज और कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर ना कर पाओ, जो कि ऑब्वियस ही बात है, कई बार ऐसा होता है कि हम आंसर नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या बोलना है, आई डोंट नो अबाउट इट, मतलब मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट डेफिनेटली आई विल नो अबाउट इट एंड विल गेट बैक टू यू। मतलब मैं इसके बारे में जानूंगा, समझूंगा, देन उसके बाद मैं आपको आंसर इसके लिए आंसर दे सकता हूँ। तो इस तरीके से आप चीजें मेंशन कर सकते हो। अगर आप देखो, जरूरी नहीं कि 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपको आते ही आते हो, मतलब 100% कोई स्कोर नहीं करता। आप हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको ना आते हो, तो आप इस तरीके से उसको बोलिए कि एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े, ताकि उनको लगे कि अगर आपको नहीं पता तो आप इसको सीखेंगे, आप इसके बारे में जानेंगे बाद में। समझ लो? तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से आपको आंसर करना। इसके बाद गाइस आपका हो सकता है कि डेमो लिया जाए, डेमो क्लास भी होती है। तो जो डेमो होता है वो हार्डली 10 से 15 मिनट का डेमो होता है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे आपको बिठा के रखेंगे डेमो में, ऐसा नहीं होता। छोटा सा डेमो होता है 10 से 15 मिनट का, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आप पढ़ा के दिखाइए, समझाइए किस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं। अब इस डेमो में आपको उस टॉपिक को चूज करना है जिसको कि आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। वहां जाके ज्यादा मास्टर जी बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हीरो नहीं बनना है आपको, नहीं तो फिर वो आपकी हीरोपंती निकाल देंगे। आपको सिंपल सा अपना काम निकालना है, बस आपको सिलेक्शन जितना ही चीजें करनी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आपको एक इजी सा टॉपिक उठाना है, एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, उसको आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो सकता है। और अगर आप चाहो तो इसको घर से प्रिपेयर करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा टॉपिक देख लो जिसको कि आपको लग रहा है कि मैं इस पे डेमो दे सकता हूँ, तो आप उसको घर पे ही प्रिपेयर कर लो, अच्छे से एक्सप्लेन कर लो, अपने आप को लिख लो 2-4 बार, ताकि आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सको। और जब आप एक्सप्लेन कर रहे होगे तो आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है ना? मैंने लिखा हुआ है एक्सप्लेन थिंग्स इन शॉर्ट, डोंट मेक इट सो लेंदी। ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, सिंपल सा शॉर्ट सा एक्सप्लेन करो, उतना ही एक्सप्लेन करो जितना कि रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि अब उसमें भी पूरी कहानी लिखने लग जाओ, पूरा ऐसे लिखने लग जाओ, वो वाला काम नहीं करना। नेक्स्ट आपको कि डेमो क्लास में भी आपको कॉन्फिडेंस अपने चेहरे पे रखना है, अपने फेस पे हल्का सा स्माइल देना है। देखो मैं कितना अच्छा स्माइल करता हूँ, है ना? कितनी प्यारी सी स्माइल है। हल्का से स्माइल करना है, ये नहीं कि एकदम खिलखिला के हंस रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं हंस रहे, तो वो वाले काम नहीं करने हैं। हल्का से स्माइल दो फेस पे, और इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप चीजें एक्सप्लेन कर रहे होगे तो हल्का सा वॉक करके दिखाइए, हल्का सा चलिए। अगर एक व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है तो आप यहाँ पे लिख रहे हो तो हल्का सा वॉक करिए, फिर वापस आकर के यहाँ पर एक्सप्लेन करिए। मतलब एक्सप्लेन करते करते आपको हल्का सा वॉक करना है। वॉक करने से क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि अगर वॉक करने की जगह है तो वॉक करिए। आपको जरूरी भी नहीं कि वॉक करना का छोटा सा ही आपको बोर्ड दिया गया है जहाँ पे आपको खड़े रह के एक्सप्लेन करना है, तो आप खड़े रह के एक्सप्लेन करिए, कोई जरूरी नहीं वॉक करना। बट अगर स्पेस है वहां पर वॉक करने का तो आप वॉक करिए। वॉक करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है?
तो देखो गाइस, मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करी है। अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी जानना है, पूछना है, तो आप कमेंट करिए, वहां पे रिप्लाई करके मैं हेल्प करूंगा। इसके अलावा गाइस, मैंने रिसर्च पेपर कैसे लिखना है इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया आप सभी के लिए, तो आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि रिसर्च पेपर लिखने से आपका एपीआई स्कोर इंप्रूव होगा, और जितना एपीआई स्कोर ज्यादा होगा उतने ही रिक्रूटमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो रिसर्च पेपर लिखिए, कोई बड़ा काम नहीं है, कोई टफ काम नहीं है, आप 2-4 महीने दोगे तो 100% आप रिसर्च पेपर इजीली लिख लोगे। सो इस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा गाइस देखो, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो गाइस इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, और मेरा यही फंडा था कि मैं एग्जाम टारगेटेड स्टडी कर रहा था। तो जिस तरीके से मैंने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, वही फंडा मैं आप सभी को समझाता हूँ कि एग्जाम टारगेटेड स्टडी करिए, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो गाइस, हमने विनर बैच स्टार्ट किया है तो पेपर 1 के लिए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। किस तरीके से इनरोल करना है और क्या कुछ मिलेगा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस, किस तरीके से इनरोल करना है, सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया आज की इस वीडियो में, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा हमारी ऐप में। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे अगर आप फ्यूचर में कहीं इंटरव्यू देने जाओ तो इस पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लो अपने मोबाइल फोन में, ताकि फ्यूचर में अगर आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपको दिक्कत ना आए। ये जो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसी ऐप को आप इंस्टॉल करिए गूगल प्ले स्टोर से। देन उसके बाद आपको होम पेज पे क्लिक करना है, फ्री स्टडी मटेरियल करके एक सेक्शन होगा, वहां पे क्लिक करिए। वहीं पे आपको ये वाली जो पीडीएफ है वो देखने को मिल जाएगी। मैंने बोला फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, इधर उधर क्लिक करोगे तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब गाइस देखो करना क्या है यार, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो। मैंने इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत करी है, काफी रिसर्च करके बनाया है इस वीडियो को। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स के साथ, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहाँ पे शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो से ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडवांटेज मिले। और जितना भी मुझे एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 3 साल से ज्यादा वर्क किया है, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया हुआ है कॉलेज में, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे यूजीसी नेट कोर्स में भी पढ़ाऊंगा, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आए। और मैंने क्लास को कैसे हैंडल करना है, क्लास को कैसे मैनेज करना है, कैसे कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को आपको लेके चलना है, कैसे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं क्लास में, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ना सिर्फ मैंने इस कोर्स में पढ़ाया है बल्कि गाइड किया हुआ है, ओवरऑल तरीके से मैंने गाइड किया हुआ है। सो गाइज, आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करिए और जो अपनी तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट करिए, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल एस्पिरेंट्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।